1986 में एक भयानक और रहस्यमयी जीव ने धरती पर हमला कर दिया। यह हमला उस समय के सबसे ताकतवर देश सोवियत संघ पर हुआ। विशाल सोवियत क्षेत्र में हर जगह अजीब और डरावने जीव दिखाई देने लगे। कहीं ऐसे राक्षस थे जिनकी आंखें थीं लेकिन उनके साथ अनगिनत टेंटेकल निकल रहे थे, तो कहीं बिना सिर के विशाल दैत्य घूम रहे थे जो काले झड़ जैसे पदार्थ को फैलाते जा रहे थे। यहाँ तक कि उत्तरी बर्फीले समुद्र में एक बहुत बड़ा समुद्री राक्षस भी देखा गया। ये जीव हर जगह फैल चुके थे और कमजोर इंसानों को बेरहमी से निगल रहे थे। इन हमलों में इंसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इंसानों ने भी जल्दी ही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सोवियत विज्ञान अकादमी ने एक खास विशेष जीव अनुसंधान संस्थान बनाया जिसमें पूरे देश के सबसे होशियार वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया गया। उनका मकसद था इन अजीब घटनाओं और बाहरी दुनिया से आए खतरनाक जीवों पर शोध करना। सिर्फ कुछ ही सालों में इंसानी तकनीक ने जबरदस्त तरक्की की और इन रहस्यमयी जीवों के साथ लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां दोनों पक्ष बराबरी पर आ गए। फिर एक दिन इस विशेष संस्थान को एक बेहद खतरनाक इलाके का पता चला। वह जगह पूरी तरह अंधेरे से घिरी हुई थी। सच्चाई जानने के लिए एक विशेष टीम को वैज्ञानिकों के साथ वहां भेजा गया। वे लोग पूरी सुरक्षा के साथ खास सूट पहनकर उस सुनसान और डरावने जंगल में दाखिल हुए। कहा जा रहा था कि इस अजीब ऊर्जा का स्रोत जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें पहले गए लोगों के बचे हुए अवशेष दिखाई देने लगे। यह साफ था कि वहां पहले भी लोग गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। जैसे ही वे उस जगह के और करीब पहुंचे, हवा में काले रंग के अजीब से कण तैरते नजर आने लगे। वैज्ञानिक के सीने पर लगा रेडिएशन मापने वाला यंत्र लगातार तेज आवाज करने लगा और चेतावनी देने लगा, सावधान, रेडिएशन बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे वैज्ञानिक को अजीब अजीब भ्रम होने लगे। उसे लगा जैसे उसके सिर के ऊपर एक विशाल धातु का घन तैर रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसकी टीम ने उसे संभालकर फिर से हकीकत में ला दिया। अजीब बात यह थी कि बाकी सैनिकों को इस बात का कोई एहसास ही नहीं हुआ। आखिरकार वे उस जगह पहुंच गए जहां काले पदार्थ का एक अजीब दृश्य सामने था। वह गुरुत्वाकर्षण के नियमों को पूरी तरह तोड़ते हुए हवा में तैर रहा था और खुद को बार बार बदल रहा था। यह नजारा इतना डरावना था कि वैज्ञानिक का दिमाग जवाब देने लगा। वह उस चीज के पास जाने से डर रहा था, लेकिन टीम के अधिकारी के दबाव में उसे मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ा। जैसे जैसे वह उस काले पदार्थ के करीब पहुंचता गया, उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और अचानक उसका उस चीज से कोई अजीब संबंध बन गया। वह बेहोश होकर एक अलग ही दुनिया में चला गया। वहां उसने देखा कि वही अधिकारी उससे मदद मांग रहा है, लेकिन देखते ही देखते वह भयानक रेडिएशन में झलकर खत्म हो गया। जब वैज्ञानिक को होश आया तो उसके सामने सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था और वहां कोई नहीं बचा था। वह रहस्यमयी काला पदार्थ भी गायब हो चुका था, या शायद उसके शरीर के अंदर समा चुका था। कुछ साल बाद 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। यह सब उस डरावने देवता कथुलु के प्रभाव की एक झलक थी। उसके साथ उसके 3 भयानक शक्तिशाली रूप भी इस दुनिया में आ चुके थे। एक, जंगल की काली बकरी जैसी देवी जो अनगिनत संतानों को जन्म देती है। दूसरा, वह शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को एक मानती है। और तीसरा, अराजकता का जीवित रूप जो हर जगह मौजूद है। इन सब के पीछे एक आदमी था जिसने इस बुरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। अब वही आदमी एक पुराने किले के कमरे में कैद है। दरवाजा भारी लोहे की जंजीरों से बंद है और जमीन पर टूटी हुई जंजीरें और अजीब कोड बिखरे पड़े हैं। कुछ तो बहुत गलत हो चुका है। वह आदमी न जाने कितने समय से उस कमरे में कैद था। उसका दिमाग धीरे धीरे संतुलन खोने लगा था। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह एक टूटे फूटे इंसानी पुतले को गले लगाकर उसके साथ नाचने लगता था, लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। वह अपनी नोटबुक में लगातार पासवर्ड के क्रम लिखता जा रहा था। जैसे जैसे वह एक एक करके ताले खोलता गया, अचानक उसके दिमाग में किसी दूसरी दुनिया से आई एक भयानक झलक टकराई। वह दृश्य इतना डरावना और खतरनाक था कि उसका दिमाग जैसे फटने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह संभला तो उसके अंदर जीने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। उसने फिर से आखिरी ताला खोलने की कोशिश शुरू कर दी। इस बार जो दृश्य उसे दिखाई दिए वे पहले से भी ज्यादा भयानक और साफ थे। उस झटके ने उसे अंदर तक हिला दिया। अचानक कमरे में बंद पड़ी घड़ी खुद ब खुद चलने लगी। एक अजीब और अनजान शक्ति पूरे कमरे को प्रभावित करने लगी। दीवार का एक हिस्सा अपने आप खुला और वहाँ एक छोटा सा दरवाजा बन गया। वह आदमी डरते डरते उस दरवाजे को खोलकर
ऊपर वाले कमरे में गया। वहाँ टिमटिमाती रोशनी के बीच अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट हो गया। वह था अराजकता का दूत, काला आदमी। उसे देखते ही आदमी डर के मारे नीचे भागा, लेकिन तब तक पूरे घर की लाइट बंद हो चुकी थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था, आखिरी ताला खोलना। आखिरकार उसने आखिरी लॉक भी खोल लिया। उसे लगा कि अब वह बच जाएगा, लेकिन उसी पल वह राक्षस उसके बिल्कुल पीछे आ चुका था। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। उसने बिना एक पल गंवाए दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने बाहर की दुनिया की तरफ देखा, उसके सामने जो नजारा था वह इंसानी समझ से परे था। वहाँ अनगिनत और भयानक कथुलु जैसे देवता मौजूद थे, इतने भयानक कि उन्हें ठीक से देखना भी नामुमकिन था। उन्होंने उसी आदमी को माध्यम बनाकर असली दुनिया में घुसना शुरू कर दिया और उसी पल वह आदमी फिर से मर गया। अचानक दृश्य बदलता है। असल में वह आदमी एक गुप्त संगठन का प्रयोग था। वे लोग देवताओं की शक्ति को समझने और हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। एक रहस्यमयी व्यक्ति ने डॉक्टर से पूछा, क्या वह दूसरी दुनिया में पहुंच गया? डॉक्टर ने जवाब दिया, अगर वह सच में वहां पहुंच गया होता तो हमें अब तक पता चल गया होता। ठीक है, अगले को लाओ। डॉक्टर जैसे ही उस आदमी की लाश पर टैग लगाने वाला था, अचानक कुछ अजीब हुआ। अराजकता का दूत, हजारों साल पुरानी शक्ति फिर से जाग उठी। एक जांचकर्ता जो सच्चाई की तलाश में था, अब उसी दैत्य का माध्यम बन चुका था। अंधेरे और शून्य की भयानक शक्ति उसके शरीर में समा गई और अब उसी शरीर के सहारे वह काला दूत फिर से इस दुनिया में आजादी से घूमेगा और पूरी मानवता को डर के अंधेरे में धकेल देगा। कहा जाता है, अगर किसी पुल पर तुम्हें एक खाली बोतल मिले और तुम उसमें हल्की सी फूंक मारकर मन ही मन खाली आदमी का नाम लो, तो वह तुम्हें जवाब देगा। पहली रात तुम उसकी फुसफुसाहट सुनोगे, दूसरी रात उसकी परछाई तुम्हारे सामने दिखाई देगी और तीसरी रात वह खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। 1995 में हिमालय के पहाड़ों में 4 विदेशी पर्यटक पहुंचे। वे हंसते मजाक करते हुए एक हिलते डुलते पुल को पार कर गए। कुछ ही देर में वे पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए, लेकिन दूर आसमान में घिरते काले बादल एक आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहे थे। तभी पॉल को अचानक एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो घाटी के गहरे हिस्से से आ रही थी। वह उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगा और धीरे धीरे चट्टान के किनारे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, वह फिसलकर नीचे गहरी दरार में गिर गया। यह देखकर जैक घबरा गया। उसने तुरंत रस्सी निकाली और उसे बचाने के लिए नीचे उतरने लगा। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई और नीचे रोशनी डाली, तो उसने देखा वहां जमीन पर पीले रंग के अनगिनत छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। कुछ ही देर में जैक को पॉल मिल गया। वह घायल नहीं था, बस चुपचाप उसकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ था, बिल्कुल बिना हिले डुले। जैक ने उसकी नजर के सामने टॉर्च की रोशनी डाली और जो उसने देखा, उसे देखकर वह सन्न रह गया। चट्टान के सामने एक अजीब सा कंकाल बैठा था। उसकी पीठ से मकड़ी के पैरों जैसी लंबी हड्डियां निकली हुई थीं। उसके सामने उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं और उनकी संख्या 20 से भी ज्यादा थी। यह नजारा इतना डरावना था कि जैक के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सच में इंसान का कंकाल था? वह खुद को रोक नहीं पाया और थोड़ा पास जाकर ध्यान से देखने लगा। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उधर पॉल अब भी उसी तरह बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। जैसे ही जैक ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पॉल ने धीरे से कहा, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम मर जाओगे। यह सुनकर जैक अंदर से डर गया, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने तय किया कि वह अपने दोस्त को यहाँ छोड़ नहीं सकता। जैसे ही उसने पॉल के कंधे को छुआ, पॉल के चेहरे पर अचानक दर्द उभर आया, जैसे किसी अजीब ताकत को छेड़ दिया गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वह बेहोश हो गया। ऊपर पहाड़ों पर तेज हवाएं चल रही थीं। तूफान आने वाला था, इसलिए उन्हें जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। किस्मत से पहाड़ के बीच में पॉल की गर्लफ्रेंड एली को एक पुरानी झोपड़ी मिल गई। वह झोपड़ी काफी समय से खाली पड़ी थी। एली पॉल की हालत चेक कर रही थी कि तभी उसे एक खूबसूरती से बनी हुई अजीब सी बांसुरी जैसी चीज मिली। यह चीज उनकी नहीं थी। फिर यहाँ आई कैसे? पॉल भले ही ठीक लग रहा था, लेकिन वह अजीब तरह से बेहोशी में ही झोपड़ी के अंदर चला गया। जैसा अंदाजा था, बाहर बर्फीला तूफान शुरू हो गया। एली अपने बॉयफ्रेंड के पास बैठी थी। तभी न जाने क्यों उसने उस रहस्यमयी बांसुरी में हल्की सी फूंक मार दी। अगले ही पल बाहर तूफान के बीच से एक गहरी और डरावनी आवाज ने जवाब दिया। अगली सुबह जैक और उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ा सामान लेकर बाहर निकले ताकि रास्ते की स्थिति देख सकें। झोपड़ी में अकेली बची एली ने खिड़की से बाहर देखा। उसे बर्फ में एक काला साया दिखाई दिया। उसे लगा शायद कोई स्थानीय इंसान मदद के लिए आया है, तो वह तुरंत बाहर भागी। लेकिन वह साया बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। जैसे ही एली उसके पास पहुंची, उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। वह आकृति बहुत ही लंबी और असामान्य थी, बिल्कुल इंसान जैसी नहीं।
डर के मारे एली भागकर वापस झोपड़ी में आई, दरवाजा बंद किया और हाथ में चाकू लेकर खड़ी हो गई। तभी बाहर से जैक की आवाज आई। जब जैक और उसकी साथी अंदर आए तो उन्होंने कहा कि बाहर कोई नहीं था। अब एली खुद उलझन में पड़ गई। क्या जो उसने देखा वह सब सिर्फ उसका भ्रम था? रात होते ही डर फिर से बढ़ने लगा। जैसे ही एली की आंख लगी, पॉल चुपचाप उठकर बाहर चला गया। अगली सुबह जब एली जागी तो पॉल गायब था। बाहर बर्फ पर उसके पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों उन निशानों के पीछे पीछे चलते हुए पहाड़ के किनारे तक पहुंचे, जहां एक पुराना झूलता हुआ पुल था। वहां पॉल बैठा हुआ था और वही रहस्यमयी बांसुरी बजा रहा था। वह अपने दोस्तों की आवाजों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, जैसे वह पूरी तरह किसी और के नियंत्रण में हो। जैक ने हिम्मत करके उसे जगाने की कोशिश की। तभी पॉल ने वही शब्द दोहराए जो उसने गुफा में कहे थे, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम मर जाओगे। जैक पूरी तरह उलझ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक एली जैसे किसी अदृश्य ताकत के प्रभाव में आ गई। उसने बिना सोचे समझे चाकू निकाला और जैक पर हमला कर दिया। जैक की गर्लफ्रेंड उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन एली ने उसका गला काट दिया। वह लड़की तुरंत नीचे गहरी खाई में गिर गई। अब सिर्फ जैक और एली बच गए थे। दोनों पुल के किनारे खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। एली की आंखें पॉल की तरफ टिकी हुई थीं, जैसे वह पूरी तरह खो चुकी हो, और फिर वह भी खाई में कूद गई। करीब 20 साल बाद जेम्स सुबह की हल्की धूप में नहाते हुए खड़ा था, लेकिन उसके कानों में एक ही आवाज बार बार गूंज रही थी, तुम उस वक्त कहाँ थे? ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बहुत जरूरी बात भूल चुका है। जेम्स पहले एक पुलिस अधिकारी था, लेकिन अब वह एक सुरक्षा उपकरणों की दुकान चलाता है। 1 साल पहले उसकी पत्नी और बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस गहरे दुख ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अब वह एक अकेला इंसान बन चुका था जो बस जिंदगी काट रहा था। घर लौटने पर उसने अपने आंगन में बैठी अपनी पड़ोसन अमांडा को देखा। अजीब बात यह थी कि दोनों की किस्मत काफी मिलती जुलती थी। 2 साल पहले अमांडा ने भी अपने पिता को खो दिया था। वह भी इस दुख से बाहर नहीं निकल पाई थी, लेकिन हाल ही में उसने इससे निपटने का एक अजीब तरीका ढूंढ लिया था। वह किसी रहस्यमयी ताकत की कल्पना करती थी और बार बार उसी प्रक्रिया को दोहराती थी ताकि उसका दिमाग खुद को बेहतर महसूस कर सके। उसका कहना था कि यह सब किसी बहुत पुरानी और छिपी हुई चेतना से जुड़ा है। जेम्स को उसकी बातें समझ नहीं आईं। वह बस हल्की सी मुस्कान देकर चुप रह गया। अगली सुबह जेम्स अचानक डरकर नींद से जाग गया। वह तुरंत बाथरूम गया और दवाई की अलमारी से कुछ गोलियां खा लीं। यही उसका दर्द कम करने का एकमात्र तरीका था। तभी अमांडा की माँ नोरा का फोन आया। उसने घबराई हुई आवाज में बताया कि अमांडा कहीं गायब हो गई है और उसने जेम्स से मदद मांगी। जेम्स, जो पहले पुलिस में था, तुरंत उसके कमरे की जांच करने पहुंचा। कमरे को ध्यान से देखते हुए उसे कुछ अजीब चीजें नजर आईं। दीवार पर एक काली और डरावनी तस्वीर लगी हुई थी, जो किसी सामान्य इंसान के कमरे में नहीं होती। और सबसे हैरान करने वाली बात, बाथरूम के आईने पर खून से खाली आदमी लिखा हुआ था। यह सब कुछ बहुत ही असामान्य था। आखिरकार नोरा ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस अधिकारी ने कुछ सवाल किए। नोरा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसकी बेटी का व्यवहार बदल गया था। वह थोड़ा अजीब लग रही थी, लेकिन उसने सोचा कि यह पढ़ाई के तनाव की वजह से होगा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज सुबह वह अचानक गायब हो गई। अनुभवी पुलिस अधिकारी ने कहा कि शायद अमांडा खुद कहीं चली गई हो। यह जरूरी नहीं कि वह सच में लापता हो, क्योंकि वह अब बड़ी हो चुकी थी और अपने फैसले खुद ले सकती थी। उन्होंने कहा कि वे जांच जारी रखेंगे, लेकिन अभी इसे आधिकारिक मामला नहीं बनाएंगे। इधर जेम्स ने कमरे में और तलाश की। उसे अमांडा की नोटबुक में एक पर्चा मिला, जो एक कॉलेज के प्रचार का था। उस पर्चे के पीछे हाथ से लिखा था तुल्पा। जेम्स को लगा कि इसका उसकी गुमशुदगी से कोई न कोई संबंध जरूर है। वह तुरंत अमांडा के कॉलेज पहुंच गया। वहां उसने उसकी एक दोस्त से बात की। उस लड़की को पहले से ही कुछ गलत होने का अंदेशा था। जेम्स ने धीरे धीरे बातों ही बातों में खाली आदमी का जिक्र किया। ये सुनते ही वह लड़की थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर उसने कुछ दिन पहले की एक घटना बताई। उस रात वे सब दोस्त घूमते घूमते शहर के एक पुराने पुल तक पहुंच गए थे। वहीं अमांडा को सड़क किनारे एक खाली बोतल मिली। उसने मजाक मजाक में सबको एक खेल खेलने को कहा, खाली आदमी को बुलाने का खेल। सबने बारी बारी से उस बोतल में फूंक मारी। वह लड़की पहले हिस्सा नहीं लेना चाहती थी, लेकिन फिर उसने भी झिझकते हुए ऐसा किया। लेकिन अमांडा ने कुछ अलग किया। उसने बोतल में फूंक मारने के बाद धीरे धीरे खाली आदमी का नाम भी लिया, और तभी पुल पर अचानक एक हल्की हवा चली। पेड़ के पत्ते अजीब तरीके से हिलने लगे और उस गहरे अंधेरे में एक धीमी डरावनी गूंज सुनाई देने लगी। सभी डरकर सामने की तरफ देखने लगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सच में कोई चीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। डर के मारे सब वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद अमांडा को उस रहस्यमयी आदमी की झलक पुल पर दिखाई दी। वह उनके कानों में धीरे
धीरे कुछ फुसफुसा रहा था। उसी समय जो जगह पहले लोगों से भरी हुई थी अचानक पूरी तरह शांत हो गई। सड़क के किनारे एक लाइन में कुछ छात्र चुपचाप बैठे हुए दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा वे सब एक साथ मुड़कर उसे घूरने लगे। यह अजीब नजारा देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह डरकर वहां से भाग गई। इधर जेम्स को कोई खास सुराग नहीं मिला तो वह अमांडा की एक और दोस्त लिसा के घर पहुंच गया, लेकिन घर में कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह धीरे से दरवाजा खोलकर लिसा के कमरे में गया। कमरे की दीवार पर भी वही काली डरावनी तस्वीर टंगी हुई थी। कुछ समझ न आने पर जेम्स पीछे के आंगन में गया। वहां उसने एक मरा हुआ पालतू जानवर देखा और उसके पास रखे पत्थर के बर्तन में ताजा लाल खून भरा हुआ था। यह सब देखकर उसका शक और गहरा हो गया। वह बाकी छात्रों के घर भी गया, लेकिन वे सब भी गायब थे। अब यह साफ था यह कोई संयोग नहीं था। जेम्स को पूरा यकीन हो गया कि इस सब का संबंध उसी पुराने पुल से है। वह अकेले ही उस पुल पर पहुंच गया। वहां उसे सच में एक खाली बोतल मिली। उसने उसमें फूंक मारी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ पहले जैसा ही था। वह बोतल फेंककर पुल के दूसरे छोर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक चारों तरफ की आवाजें, पक्षियों की चहचहाहट, कीड़ों की आवाज सब एकदम बंद हो गईं। नीचे पुल के नीचे से एक ठंडी डरावनी गूंज सुनाई देने लगी। जेम्स उस आवाज के पीछे पीछे नीचे उतर गया। वह टॉर्च से इधर उधर रोशनी डाल रहा था, लेकिन असली डर तो उसके बिल्कुल पास था। पुल के नीचे 5 लोगों की लाशें लटकी हुई थीं। ये वही छात्र थे जो अमांडा के साथ गायब हुए थे। पास में लगे लोहे के ढांचे पर लिखा था, यह सब खाली आदमी ने मुझसे करवाया है। ये देखकर जेम्स के होश उड़ गए। पुलिस को खबर दी गई। वे मौके पर पहुंचे और सब कुछ साफ किया। अब अगर अमांडा को ढूंढना था तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस रहस्यमयी ब्रिज बनाने वालों का संस्थान जाना। उधर अमांडा की दोस्त बाथरूम में गई। गर्म पानी की भाप से उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ और वह वहीं सो गई। अचानक उसे लगा कि उसके सामने एक काला साया खड़ा है। उसके हाथ में कैंची थी और वह सीधे उसके चेहरे पर वार करने आया, लेकिन असल में यह कोई साया नहीं था। वह खुद ही अपने हाथ में कैंची लेकर अपने चेहरे पर हमला कर रही थी। यह एक भयानक भ्रम था। जेम्स को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उस लड़की की मौत इतनी अजीब थी कि अनुभवी पुलिस अधिकारी भी डर गए। आमतौर पर इस छोटे से शहर में साल भर में 2-3 मौतें ही होती थीं, लेकिन हाल के दिनों में अचानक मौतों की संख्या बढ़ने लगी थी। हर कोई डर के साए में जी रहा था। घर लौटकर जेम्स ने इस ब्रिज बनाने वालों के संस्थान के बारे में जानकारी जुटाई। जो उसने पाया वह चौंकाने वाला था। यह कोई साधारण कॉलेज नहीं था, बल्कि एक अजीब पंथ था जो दुनिया के अंत की बात करता था। जानकारी के मुताबिक 1991 में उन्होंने एक गुप्त प्रयोग किया था। वे तुल्पा नाम की किसी रहस्यमयी शक्ति को बुलाना चाहते थे, लेकिन उनका प्रयोग असफल हो गया और कई लोगों की जान चली गई। जेम्स को याद आया कि उसी नाम का जिक्र उस पर्चे के पीछे भी था। उसने तुल्पा के बारे में और खोजा, लेकिन जितना वह समझने की कोशिश करता उतना ही उलझता जाता। ऐसा लग रहा था कि यह कोई ऐसी चीज है जिसे इंसानी सोच और कल्पना से बनाया जा सकता है। लेख के अंत में एक अजीब सा सूत्र लिखा था, चेतना प्लस एकाग्रता प्लस समय शरीर। जेम्स सोच में पड़ गया। आखिर इसका मतलब क्या था? उस रात जेम्स को फिर से अजीब और उलझे हुए सपने आने लगे। अचानक उसकी आंख खुली। उसने समय देखा, रात के ठीक 3:03। वह दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। उसने एक बेसबॉल का डंडा उठाया और धीरे धीरे दरवाजे की दरार से बाहर झांका। वाकई गलियारे में कोई परछाई इधर उधर घूम रही थी। कुछ ही पल बाद वह साया गायब हो गया। जेम्स कमरे से बाहर निकला तो देखा कि लिविंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था। क्या वह सच में वही खाली आदमी था? अगली सुबह उसने हमेशा की तरह दवाई ली और सीधे उस रहस्यमयी ब्रिज बनाने वालों के संस्थान की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने रिसेप्शन से एक सवालों वाली शीट ली। शुरुआत के सवाल तो सामान्य थे, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया सवाल अजीब और डरावने होते गए। जैसे, सच्चा उत्तर पाने के लिए तुम्हें खुद को किसी महान तत्व में विलीन करना होगा। जब सभ्यता खत्म होगी तभी लक्ष्य पूरा होगा। ये सब पढ़कर साफ था कि यह जगह बिल्कुल सामान्य नहीं है। जेम्स ने रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति से कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बात को घुमा देता और कहता, तुम खुद जवाब ढूंढो। जेम्स चुपचाप अंदर चला गया, जहां एक शांत हॉल में लोग बैठे थे। स्टेज पर एक प्रोफेसर बड़े जोश में दुनिया और सभ्यता के बारे में बातें कर रहा था। पहले तो उसकी बातें समझ में आने वाली लगीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें अजीब होती गईं। आखिर में उसने सीधे खाली आदमी के असली अस्तित्व की बात छेड़ दी। भाषण खत्म होते ही जेम्स सीधे उसके पास पहुंचा और पूछा, यह खाली आदमी आखिर है क्या? प्रोफेसर का जवाब किसी पहेली से कम नहीं था। उसने कहा, खाली आदमी एक प्रभाव है। वह सभी विचारों का सबसे बड़ा रूप है। वह छिपी हुई शक्तियों को उजागर कर सकता है। फिर उसने कहा, तकनीक ने हमारी यादें छीन ली हैं।
और बार बार दोहराने से हमने समझने की क्षमता खो दी है। जब कोई चीज बार बार दोहराई जाती है तो उसका असली मतलब खत्म हो जाता है। हम गहराई में झांकते क्यों हैं और फिर पीछे मुड़कर क्यों देखते हैं? इस अनंत दोहराव में असली अर्थ कहीं खो जाता है। जेम्स यह सब सुनकर सिहर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। जैसे ही वह वहां से जाने लगा, प्रोफेसर ने अचानक कहा, वापस आने पर खुशी हुई। यह सुनकर जेम्स पूरी तरह चौंक गया। उसे तो याद भी नहीं था कि वह कभी पहले यहाँ आया हो। अब वह और ज्यादा बेचैन हो गया। वह चुपचाप संस्थान के अंदर गहराई में चला गया। वहाँ दीवार के किनारे किनारे बिस्तर सलीके से लगे हुए थे। एक कोने में कुछ गंजे लोग जमीन पर बैठकर दीवार पर लगे काले पोस्टर को घूर रहे थे। उन्हें जेम्स के आने का कोई एहसास ही नहीं हुआ। वे बिल्कुल स्थिर बैठे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। जेम्स आगे बढ़ा और एक रिकॉर्ड रूम में पहुंच गया। वहाँ एक शेल्फ पर 14 नंबर का एक फाइल खास तौर पर उसका ध्यान खींच रहा था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक बड़े अंडरग्राउंड कमरे में पहुंचा। बीच में कुछ लोग गोल घेरा बनाकर बैठे थे, जैसे कोई रहस्यमयी पूजा कर रहे हों। वे सब एक साथ अपने हाथों में पकड़ी खाली बोतलों में फूंक मार रहे थे। वही डरावनी गूंज पूरे कमरे में फैल गई, जिससे माहौल और भी भयानक हो गया। तभी अचानक लाइट जल गई और जेम्स को पकड़ लिया गया। संस्थान के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। बाहर गली में एक युवक पहले से खड़ा था। उसने बताया कि उसने अमांडा को यहीं देखा था। उसके अनुसार अमांडा को इस संस्थान ने किसी खतरनाक काम के लिए भेजा है। क्या काम था यह उसे ठीक से पता नहीं था, लेकिन उसने इतना जरूर कहा कि यह सब किसी पुराने और रहस्यमय रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, जो कई सदियों पुराना है। अमांडा साफ तौर पर इस सब में गहराई से फंस चुकी थी। सच्चाई जानने के लिए जेम्स ने खुद मिसौरी राज्य के उस रहस्यमय कैंप जाने का फैसला किया। कुछ ही समय में वह वहां पहुंच गया। वह जगह पूरी तरह सुनसान और सालों से छोड़ी हुई लग रही थी। बस कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां ही बची थीं। जेम्स ने एक एक करके हर जगह तलाश शुरू की। उसे कुछ फाइलें मिली जिनमें मरे हुए बच्चों के रिकॉर्ड दर्ज थे। इसी बीच उसे एक खाली लाल फाइल भी मिली, जिस पर साफ साफ अमांडा का नाम लिखा था। यह देखकर उसका दिल घबरा उठा। वह आगे बढ़ा और उन कमरों की तरफ गया जहां पहले कुछ लोगों की मौत हुई थी। वहां का माहौल और भी डरावना था। जमीन पर अजीब खाली निशान पड़े थे और एक पुराना टेडी बियर बिस्तर के पास चुपचाप रखा था, जिसका रुई बाहर निकल चुका था। खिड़की के पास रखी मेज पर कुछ पुराने वीडियो कैसेट पड़े थे। जेम्स ने उनमें से एक उठाया और उसे चलाया। वीडियो में वही संस्थान दिखाई दे रहा था जहां कुछ लोग एक प्रयोग कर रहे थे। एक गंजा युवक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसकी हालत बेहद अजीब थी। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वह किसी अनदेखे संकेत को महसूस कर रहा हो। संस्थान के लोग उसके सिर पर एक खास उपकरण लगा रहे थे और उसके दिमाग को बहुत ही खतरनाक तरीके से उत्तेजित कर रहे थे। अचानक दृश्य बदल गया। अब वह युवक और भी अजीब हरकतें करने लगा। वह दीवार पर अपने खून से कुछ अजीब आकृतियां बना रहा था और सबसे डरावनी बात, उसकी उंगलियां 6 हो चुकी थीं। यह देखकर जेम्स का खून ठंडा पड़ गया। उसने मुड़कर दीवार की तरफ देखा और सच में वहां वैसी ही आकृति बनी हुई थी। वह समझना चाहता था कि आखिर आगे क्या हुआ, लेकिन तभी उसके पीछे रखा टेडी बियर अपने आप हिल गया। जेम्स को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह तुरंत पलटा, लेकिन टेडी बियर वहां से गायब था। हैरान और डरा हुआ जेम्स घर से बाहर निकल आया। दूर दूसरी तरफ उसे कुछ हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। वह टॉर्च लेकर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा, लेकिन वहां जो उसने देखा वह और भी डरावना था। कुछ लोग आग के चारों तरफ घेरा बनाकर घूम रहे थे। वे एकदम एक जैसी हरकतें कर रहे थे, जैसे किसी ट्रांस में हो। अचानक वे रुकते, फिर अपने शरीर को अजीब तरीके से हिलाते और फिर दोबारा आग के चारों ओर घूमने लगते। यह सिलसिला बार बार दोहराया जा रहा था। पूरा माहौल बेहद भयावह था। जेम्स ये सब देखकर जैसे खो सा गया। उसे लगा कि आग आसमान में उठने लगी है और पूरी दुनिया उसके साथ घूम रही है। जब उसे होश आया तो आग गायब थी और वे सभी लोग उसकी तरफ घूर रहे थे। अब जेम्स समझ गया कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वह तुरंत वहां से भागा। वे पागल जैसे लोग भी उसके पीछे दौड़ने लगे। किसी तरह वह भागते भागते अपनी कार तक पहुंच गया और वहां से निकलने में कामयाब हो गया। घर लौटते समय वह सोच रहा था, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ वह किसी भी तरह तर्क से समझ में नहीं आ रहा था। जेम्स ने अपने सारे सबूत एक अनुभवी पुलिस अधिकारी को दिए और उस संस्थान के बारे में बताया, लेकिन अधिकारी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि वह इस विषय से बचने की कोशिश करने लगा। उस रात जेम्स फिर से ठीक 3:03 पर जाग गया। उसे लगा कि दरवाजे के बाहर कोई साया छिपा हुआ है। वह डर कर तुरंत बेसबॉल का डंडा उठाकर तैयार हो गया, लेकिन वह साया अचानक गायब हो गया। तभी जेम्स को कुछ याद आया। उसने दरवाजा खोला और देखा कैंप में मिला वही टेडी बियर उसके दरवाजे के बाहर रखा हुआ था। अब जेम्स को यकीन हो गया
कुछ बहुत ही भयानक चीज उसका पीछा कर रही है। जेम्स को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह सब उन पागलपंथ के लोगों की चाल है। अगली सुबह उसने फैसला किया कि अब वह अपनी दिमाग को सुन्न करने वाली दवाइयां नहीं लेगा। वह खुद उन लोगों का पीछा करेगा और उन्हीं के जरिए अमांडा तक पहुंचेगा। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी अस्पताल के पीछे जाकर रुकी। वह चुपचाप अंदर घुसा और उन लोगों का पीछा करने लगा, लेकिन जो उसने अंदर देखा वह उसकी सोच से भी परे था। वे लोग एक अस्पताल के कमरे में पहुंचे और वहां एक बेहोश आदमी के सामने घुटनों के बल बैठकर उसकी पूजा करने लगे, जैसे वह कोई भगवान हो। जेम्स के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। आखिर यह आदमी है कौन? तभी उसने उस युवक को पकड़ लिया जिससे वह पहले मिल चुका था और उसे खींचकर एक सुनसान जगह ले गया। हैरानी की बात यह थी कि आसपास के लोग जैसे इस सब को देख ही नहीं रहे थे। जेम्स के दबाव में आकर वह युवक सच बताने लगा। उसने कहा, वह बेहोश आदमी एक संकेत की तरह है जो खाली आदमी के विचारों को पकड़ता है और उन्हें बाकी लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन अमांडा के बारे में वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ, बस इतना कहा। पुल। जेम्स उसी रात फिर से उस रहस्यमयी जगह पहुंच गया। वह दरवाजे पर लगी जंजीर काटना चाहता था, लेकिन इस बार जंजीर खुली हुई थी। वह अंदर गया और सीधे उस शेल्फ के पास पहुंचा जहां 14 नंबर की फाइल रखी थी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके होश उड़ गए। अंदर एक लाल फाइल थी जिस पर उसका अपना नाम लिखा था। उस फाइल में उसकी पूरी जिंदगी लिखी हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में बचपन, पुलिस की नौकरी, पत्नी और बच्चे की सड़क हादसे में मौत, और यहाँ तक कि उसे दी गई दवाइयों की लिस्ट भी, सब कुछ। यहाँ तक कि वह टेडी बियर भी जो उसने अपने बेटे के लिए खरीदा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसे खुद यह सब याद ही नहीं था। जेम्स अपनी पत्नी और बच्चे की तस्वीर को घूरता रह गया। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। क्या यह मुमकिन है कि उसकी पूरी जिंदगी झूठ हो? क्या वह शुरू से ही किसी के नियंत्रण में था? सच जानने के लिए वह फिर से अस्पताल पहुंचा। इस बार उसने खुद को एक निजी जांचकर्ता बताकर नर्स से सवाल किए। उसने पूछा, वह बेहोश आदमी कौन है? नर्स ने बताया, वह आदमी 23 साल पहले यहाँ लाया गया था, लेकिन उसे यहाँ कौन लाया ये कोई नहीं जानता। बस कभी कभी कुछ अजीब लोग उसे देखने आते रहते हैं और आज कोई फिर से उससे मिलने आया है। जेम्स जैसे ही मुड़ा, उसने देखा वह अमांडा थी। वह उसी आदमी के पास बैठी थी और उसकी देखभाल कर रही थी। अजीब बात यह थी कि उसे जेम्स को देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। जेम्स ने तुरंत अमांडा की माँ को फोन किया, लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, और फोन काट दिया। अब सच्चाई सामने आने लगी। अमांडा ने बताया, वह बेहोश आदमी कोई और नहीं बल्कि वही पॉल है जो सालों पहले पहाड़ों में हुई घटना का अकेला बचा हुआ इंसान था। उनका पंथ हमेशा से एक संकेत लेने वाले इंसान की तलाश में था, एक ऐसा इंसान जो खाली आदमी से जुड़ सके। पहले वाला माध्यम 500 साल तक जिंदा रहा, फिर पॉल ने उसकी जगह ली, लेकिन अब पॉल बहुत कमजोर हो चुका है और ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, एक नया इंसान बनाने का, और वह इंसान है जेम्स। जेम्स का दिमाग पहले से ही खाली आदमी के प्रभाव में था। उसकी सारी यादें, उसकी पूरी जिंदगी, सब कुछ झूठ था। पंथ के लोगों ने सामूहिक सोच, एकाग्रता और समय की मदद से सिर्फ 3 दिन पहले जेम्स को बनाया था। वह कोई असली इंसान नहीं था, वह सिर्फ एक नया माध्यम था। उन्होंने पहले भी ऐसे प्रयोग किए थे, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि उनमें डर जैसी भावना नहीं थी। लेकिन जेम्स में वह डर मौजूद था, इसलिए वह सफल हो गया। यह सब सुनकर जेम्स का सिर फटने लगा। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और अचानक उसे लगा जैसे वह किसी बंद पिंजरे में फंस गया हो, और अगले ही पल वह फिर से उसी बर्फीली गुफा में खड़ा था। उसके सामने अचानक विशाल सफेद कपड़ों जैसे मुड़े तुड़े आकार दिखाई देने लगे, जिनसे एक अजीब दबाव महसूस हो रहा था। पल भर में उसका शरीर जैसे धुंध बनकर दीवार में समा गया और फिर किसी पतली परत की तरह फाड़कर बाहर खींच लिया गया। सपनों में दिखने वाला वही काला राक्षस उसकी तरफ तेजी से झपटा। जेम्स अंधेरी सुरंग में जान बचाकर भागने लगा, लेकिन आखिरकार वह उस राक्षस से बच नहीं पाया। उसने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन उसमें से गोलियां गायब थीं। बेबस होकर वह देखता रह गया और वह राक्षस उसके शरीर के अंदर घुस गया। अब जेम्स आधे होश में लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। इसी दौरान उसकी सबसे दर्दनाक यादें धीरे धीरे सामने आने लगीं। नोरा के पति की मौत के बाद जेम्स ने उसके साथ रिश्ता बना लिया था और उसी वजह से उसकी पत्नी और बच्चा अकेले घर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए थे। लेकिन अब उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या यह सब भी झूठ था? क्या यह यादें भी किसी ने उसके दिमाग में डाली थीं? उलझन में पड़ा जेम्स एक कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसके सामने जो था उसने उसे और भी हिला दिया। वहां अस्पताल के बिस्तर पर पॉल लेटा हुआ था। अब जेम्स के लिए यह समझना मुश्किल हो गया था कि क्या सच है और क्या झूठ। बिना सोचे उसने ट्रिगर दबा दिया। पॉल मर गया। अब सवाल यह था, क्या जेम्स आजाद हो गया या वह खुद अब नया माध्यम बन चुका है? जेम्स धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। अस्पताल के सभी लोग रुक गए और उसकी तरफ देखने लगे। फिर वे भी उसी तरह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए, जैसे पहले पॉल के सामने बैठते थे। उस समय घड़ी में ठीक रात के 3:03 हो रहे थे
और उसी पल कुछ बहुत बड़ा बदल चुका था। अराजकता का दूत, अंधकार का रूप अब एक नए शरीर में जन्म ले चुका था और इस बार वह जेम्स था। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, असल डर तो अभी शुरू हुआ था। समुद्र की सबसे गहरी जगह मारियाना खाई के भीतर एक खोजी दल को एक रहस्यमयी अंतरिक्ष द्वार मिला। उस रहस्य को समझने के लिए पिकमैन कंपनी ने एक प्राचीन जीवों के विशेषज्ञ पीठ को अपनी टीम में शामिल किया। टीम में कुल 5 लोग थे। कप्तान गॉर्डन, समुद्री जीव विशेषज्ञ हेली, सुरक्षा अधिकारी जॉन, टीम लीडर काली दाढ़ी वाला व्यक्ति और खुद कंपनी का मालिक सफेद दाढ़ी वाला आदमी। सब कुछ तैयार था। पनडुब्बी भी तैयार खड़ी थी। जैसे ही आदेश मिला, कप्तान ने पनडुब्बी को गहराई में उतारना शुरू किया। पनडुब्बी धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतरने लगी। करीब 1 घंटे बाद वे 11,000 मीटर की गहराई तक पहुंच चुके थे। यही उनका लक्ष्य था। जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, उनके सामने एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। लेकिन यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यह पूरी की पूरी एक विशाल पहाड़ से जुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर बनाया हो। सबसे हैरान करने वाली बात, इतिहास के हिसाब से यह जगह हमेशा से समुद्र के नीचे दबी हुई थी। इसका मतलब साफ था, यह किसी अज्ञात सभ्यता का बनाया हुआ रहस्य था। यह खोज देखकर पूरी टीम उत्साहित हो गई। वे तुरंत गुफा के अंदर जाने लगे। लेकिन तभी अचानक पनडुब्बी जोर से हिलने लगी। उसका कंट्रोल बंद हो गया और संपर्क भी टूट गया। सब घबरा गए, लेकिन कुछ ही पल में सब कुछ सामान्य हो गया। फिर भी हेडफोन में आती घबराई हुई आवाजें बता रही थीं, मामला उतना आसान नहीं है, क्योंकि वे बाहरी दुनिया से पूरे 3 घंटे तक कट चुके थे। काली दाढ़ी वाले लीडर ने तुरंत पनडुब्बी की जीवन समर्थन प्रणाली की जांच की और तब उन्हें एहसास हुआ कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे 3 घंटे कम हो चुकी है। ये समझते ही माहौल और भी डरावना हो गया। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। अचानक उनके सामने एक ऐसा नजारा आया जिसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। टूटी फूटी पत्थर की ऊंची ऊंची स्तंभों के बीच एक विशाल जीव का कंकाल जैसा अवशेष दिखाई दिया। उसका कुछ हिस्सा जमीन से बाहर था और चारों तरफ अनगिनत पत्थर के खंभे खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह किसी रहस्य को छुपा रही हो। और काली दाढ़ी वाले लीडर को जैसे पहले से इसका अंदाजा था। सच जानने के लिए पीठ ने एक छोटा जांच यंत्र चलाया और उस अजीब जीव का नमूना लेने के लिए आगे बढ़ा। बाकी सब लोग घबराए हुए उसे देख रहे थे। पीठ धीरे धीरे उस विशाल शव के पास पहुंचा और तब उसे पता चला, जो बाहर से दिख रहा था असल में उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन हैरान होने का समय नहीं था। उसने तुरंत मशीन का हाथ चलाकर उस जीव के ऊतक का नमूना काटना शुरू किया और तभी वह मरा हुआ शरीर हल्का सा हिला। पनडुब्बी में बैठे सब लोग सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया, वह चीज अभी भी जिंदा है। सबने तुरंत पीठ को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन फिर से संचार में अजीब रुकावट आने लगी। उधर जैसे ही पीठ ने नमूना लिया, सदियों से सोया हुआ दैत्य जाग उठा। वह भयानक चीख के साथ गरजा। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, पीछे हटो। लेकिन उस जीव से निकलने वाली अजीब तरंगों ने सबको परेशान कर दिया। कप्तान का सिर फटने लगा। सुरक्षा अधिकारी भी बुरी तरह प्रभावित हो गया। सब कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा था और तभी उस दैत्य का विशाल टेंटिकल पनडुब्बी पर वार करने ही वाला था। आखिरी पल में कप्तान ने हिम्मत जुटाई और कंट्रोल पैनल को संभाल लिया। अचानक जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस दैत्य को रोक लेती है, वह वहीं जकड़ गया और टीम किसी तरह बच निकली। कुछ देर बाद पीठ से संपर्क भी वापस जुड़ गया और दैत्य के देखने से पहले ही वह तेजी से वापस लौट आया। सब लोग मिलकर उस गुफा से बाहर निकल गए। लेकिन फिर से 3 घंटे बीत चुके थे। अब यह साफ हो गया, वह गुफा असल में एक स्पेस पोर्टल थी। जैसे ही सबने राहत की सांस ली, अचानक जांच यंत्र से अजीब आवाज आने लगी। पीठ तुरंत समझ गया, यह उसी नमूने की हरकत है जो वह साथ लाया था। सब फिर से डर गए। उसी समय सफेद दाढ़ी वाला मालिक कंट्रोल रूम में आया और तब सच सामने आया। उसे पहले से उस दैत्य के बारे में पता था। वह यहाँ सिर्फ उसी का नमूना लेने आया था। जैसे ही वह नमूना ऑक्सीजन के संपर्क में आया, उसमें से एक पतली लंबी टेंटिकल उग आई। ये देखकर बाकी तीनों लोग डर के मारे कांपने लगे, लेकिन सफेद दाढ़ी वाला आदमी बिल्कुल शांत था। उधर सुरक्षा अधिकारी चुपके से एक बैकअप कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है। असल में वह पहले से ही किसी और के लिए काम कर रहा था। उसका प्लान था, जैसे ही वे बाहर निकलेंगे, वह यह नमूना खरीदार को दे देगा। लेकिन उसे पता नहीं था, सफेद दाढ़ी वाला सब कुछ सुन चुका है। वह चुपचाप प्रयोगशाला में पहुंचा, जहां वह नमूना अब अजीब रोशनी छोड़ रहा था। लेकिन वह जरा भी नहीं घबराया, बल्कि उसने अपने कपड़े उतारे और उस नमूने से निकली चिपचिपी चीज अपने शरीर पर लगाने लगा। उसका इरादा साफ था, वह उस दैत्य की ताकत पाना चाहता था, अमर होना चाहता था। लेकिन इंसान
भगवान जैसी शक्ति कैसे सह सकता है। उसी समय पनडुब्बी के कंट्रोल रूम में कप्तान की आंखें खाली हो गईं। वह उस दैत्य की फुसफुसाहट के सामने हार गया। अचानक वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पीट और बाकी लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे और तभी हेली की नजर प्रयोगशाला से आती उस अजीब रोशनी पर पड़ी। हेली उस अजीब रोशनी को देखकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। वह अंदर जाकर सच जानना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर देखा, पासवर्ड लॉक पर एक अजीब चिपचिपा तरल जमा हुआ था। यह देखकर उसने दरवाजा खोलने का इरादा छोड़ दिया। वह वापस पीट के पास आई और तभी उन्होंने सफेद दाढ़ी वाले आदमी को देखा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने दोनों की तरफ देखा और एक राक्षस जैसी डरावनी चीख निकाली। फिर अचानक पागलों की तरह दौड़ा और सीधे जांच यंत्र के बाहर से गहरे समुद्र में कूद गया। यह नजारा देखकर पीट और हेली के होश उड़ गए। वे उसे बचाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी सुरक्षा अधिकारी बंदूक लेकर सामने आ गया। उसने सख्ती से उन्हें रोक दिया, क्योंकि अगर उन्होंने जरा भी दबाव खोला तो समुद्र का भारी दबाव उन्हें पल भर में कुचल देगा। अब पीट को सच्चाई समझ आ चुकी थी। वे सब सिर्फ मोहरे थे। सफेद दाढ़ी वाला उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। सब कुछ उसी रहस्यमयी नमूने के लिए था जो इंसान को अमर बना सकता था। सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें मारने की जल्दी नहीं की। वह सीधे प्रयोगशाला की तरफ गया ताकि उस नमूने का एक हिस्सा काटकर अपने साथ ले जा सके। उधर पीट और हेली कंट्रोल रूम में पहुंचे। वे कुछ समझ ही रहे थे कि अचानक कप्तान पागलों की तरह उन पर झपटा। उसने पीट के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली, लेकिन हमला करने के बजाय वह कंट्रोल सिस्टम को ही तोड़ने लगा, जैसे वह खुद को रोक नहीं पा रहा हो। तभी सुरक्षा अधिकारी वहां पहुंचा और बिना सोचे समझे कप्तान को गोली मार दी। कप्तान वहीं खत्म हो गया, लेकिन खतरा अभी बाकी था। सुरक्षा अधिकारी ने अब बंदूक हेली की तरफ तान दी। माहौल बेहद खतरनाक हो चुका था, लेकिन ठीक उसी वक्त हेली ने मौका देखकर उसकी बंदूक गिरा दी और तुरंत कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दिया। सुरक्षा अधिकारी बुरी तरह घायल हो गया। अब पनडुब्बी तेजी से खराब हो रही थी और किसी भी पल समुद्र की गहराई में डूब सकती थी। हेली ने तुरंत पीट को संभाला और दोनों ने जांच यंत्र से भागने का फैसला किया, लेकिन तभी पीट को प्रयोगशाला याद आ गई। उसे समझ आ गया अगर वह नमूना बाहर गया तो दुनिया के लिए तबाही बन जाएगा। इसलिए उसने एक जलती हुई सिग्नल रॉड उठाई और गुस्से में पूरे लैब पर गोलियां चला दी। उसने हर चीज को नष्ट कर दिया ताकि वह नमूना कभी बाहर न जा सके। यह सब करने के बाद वह वापस यंत्र के पास आया, लेकिन अब उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह खुद पीछे रुक गया, क्योंकि बाहर निकलने वाला प्रेशर दरवाजा हाथ से खोलना पड़ता था और अगर कोई एक बाहर नहीं रुके तो कोई भी नहीं बच पाएगा। पीट ने बिना डरे बटन दबाया और अपनी जान देकर हेली को बचने का मौका दे दिया। 2 महीने बाद हेली ने आंखें खोली। वह अस्पताल में था। पनडुब्बी समुद्र के अंदर ही फट चुकी थी और वह इस हादसे का इकलौता जिंदा बचा इंसान था। दुख और गुस्से से भरा हुआ उसने तय किया कि वह पिकामैन कंपनी की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। लेकिन तभी उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। अचानक उसे पासवर्ड लॉक पर लगी वही अजीब चीज याद आई और उसी पल उसे समझ आ गया वह इस डरावने खेल से बचा ही नहीं है। अगले ही पल उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली और उसके पेट के अंदर से असंख्य टेंटेकल बाहर निकलने लगे। यहीं से असली तबाही की शुरुआत हुई।